हेलो स्टूडेंट्स, 29.4 में एक प्रॉब्लम आई है। एक क्वेश्चन नंबर 8 कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा है, तो मैं उस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद आज आपको ये भी बताऊंगा कि 29.5 में क्या करना है आपको। बहुत आराम से मैं काम को करा रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं कर रहा। अदरवाइज मैं एक ही क्लास में 2-3 एक्सरसाइज को कवर कर सकता हूँ, बट मैं एक एक एक्सरसाइज ही कवर कर रहा हूँ। बस आप पीछे से कवर करते हुए आइए। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, उसके बाद 3 डायमेंशनल लाइन, उसके बाद प्लेन को स्टडी करना। अगर आपने अभी अभी एप्लीकेशन को ज्वाइन किया है तो पहले आप लाइन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, इस सब को कवर करते हुए प्लेन की तरफ आइए। अदरवाइज प्लेन में कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि पीछे के उन सभी कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है ये प्लेन चैप्टर। ये पूरी एक यूनिट है जिसकी प्लेन चैप्टर के ख़त्म होते ही एंडिंग हो जाएगी। तो प्लेन चैप्टर के जब हम एंड कर लेंगे फिर ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी, जो कि सीबीएसई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 17 मार्क्स इसका वेटेज है, ध्यान रहे हमेशा। आइए, क्वेश्चन पूछा है मुझसे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3√3 फ्रॉम द ओरिजन एंड द नॉर्मल टू विच इज इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। समझिएगा, कोई एक प्लेन है जो ओरिजन से कितना डिस्टेंस पर है, 3√3। ओरिजन से उसकी डिस्टेंस है 3√3, पहली बात। दूसरी चीज स्टूडेंट, यहां पर एक बात और मैं बता दूं आपको, फ्रॉम विच जो नॉर्मल आएगा, नॉर्मल मतलब जो एन वेक्टर आएगा ना, इसका एन वेक्टर आएगा इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर, जिसे नॉर्मल वेक्टर कहते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं, नॉर्मल वेक्टर ही परपेंडिकुलर वेक्टर है। वो नॉर्मल वेक्टर जो है वो आपका कितना है, इक्वली इंक्लाइंड कर रहा है। अब सुनिए, जब भी कोई प्लेन वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड करता है, इक्वली इंक्लाइंड करने का मतलब सीधा सा ये होता है कि एल, एम और एन बराबर हो जाते हैं। क्यों बराबर हो जाते हैं? इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है अल्फा, बीटा, गामा बराबर होना। इक्वली इंक्लाइंड शब्द का मतलब है वो वेक्टर तीनों ही एक्सिस को इक्वल एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इक्वल एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो अल्फा, बीटा, गामा इक्वल होंगे। जब अल्फा, बीटा, गामा इक्वल होंगे तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा इक्वल होंगे। और जब ये इक्वल होंगे तो एल एम एन इक्वल होगा। अब प्रॉपर्टी क्या कहती है डायरेक्शन रेशियोज की? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल 1 होता है। तो अब तीनों ही जगह अगर मैं एल कर लूं, ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं पहले, 3l स्क्वायर इक्वल 1 और l की वैल्यू 1/√3 आ जाएगी। आप देखिए यहां से, अकेला l नहीं, फिर तो m भी 1/√3 और n भी 1/√3। अब अगर मैं इससे वेक्टर बनाऊं n वेक्टर, तो n वेक्टर क्या बनेगा? जो n वेक्टर बनेगा वो n वेक्टर बनेगा आपका 1/√3i, 1/√3j और 1/√3k बनेगा। ठीक है, जो नॉर्मल वेक्टर बनेगा, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं ना, वो डायरेक्शन कोसाइन जो होते हैं वो डायरेक्शन रेशियोज के प्रोपोर्शनल होते हैं। आप चाहते तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि हम इसको a/b/ और c/ करके करते, फिर भी वहां से आता, यही चीज आती। अब ये जो वेक्टर बना है, प्लेन का फॉर्मूला क्या कहता है? r.n इक्वल d। अब नॉर्मल फॉर्म में क्यों, नॉर्मल फॉर्म में ले जाना है? नॉर्मल फॉर्म में इसलिए ले जाना है हमें से, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये d क्या होता है? d होता है a और n का डॉट प्रोडक्ट। अब एक चीज यहां पर ध्यान दीजिए कि a और d का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो d होता है, तो ये d नहीं है, ये d नहीं है। d ये डॉट प्रोडक्ट को इक्वल करती है। ये तो वो डिस्टेंस है जिसे मैं p इंडिकेट करता था। मैंने जब इसके नॉर्मल फॉर्म को डिस्कस किया था तो मैंने इसको ऐसे लिखा था। तो बस इस चीज को फॉलो करिए कि r.n यूनिट वेक्टर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब जरा ध्यान दीजिए, ये वेक्टर जानबूझकर मैंने डायरेक्टली यूनिट वेक्टर ही बनाया है। अगर आप इसका निकालें, मैग्नीट्यूड निकालिए, 1 आएगा। अब 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर, 3/3 यानी कि 1 आएगा। तो r रहेगा, इसकी जगह नॉर्मल वेक्टर की जगह क्या लगेगा? 1/√3i, 1/√3j और 1/√3k और सामने इसकी जगह 3√3।
√3 कॉमन लेकर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा r.i प्लस जे प्लस के, और √3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 9 हो जाएगा। हम फाइनली इसे कह सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 9। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 9, ये आ गई आपकी प्लेन आ गया, जो कि रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग ये आपका प्लेन बनकर तैयार है। आइए अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट केवल एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 8 मुझे 29.4 में भेजा गया था। मैं पूरे 24 आवर वेट करता हूं आपकी प्रॉब्लम्स का। आप अपनी प्रॉब्लम एप्लीकेशन के चैट बॉक्स या व्हाट्सएप नंबर पर भी सेंड कर सकते हैं। उसके बाद ही मैं वीडियो बनाता हूं, जब आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से मैं देख लेता हूं। आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसके सभी सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, लेकिन आपको अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना होगा। अब बात करते हैं 29.5 एक्सरसाइज में क्या करना है। देखिए स्टूडेंट, 3 पॉइंट्स x1, y1, z1, x2, y2 और z2, x3, y3 और z3, 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में मैं ऑलरेडी क्लियर करा चुका हूं पहली क्लास और दूसरी क्लास में। क्या रूल बताया था मैंने? x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। ये डिटर्मिनेंट फॉर्मूले से हम डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन निकाल लेते हैं। अब 29.5 में कहा है 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में बताइए। वैसे तो तरीका ये भी है स्टूडेंट, कोई ऐसी कंपल्सन थोड़ी ना है कि हम उसी पर्टिकुलर मेथड को इस्तेमाल करें, वेक्टर फॉर्म वाले मेथड को। हम तो ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर 3 पॉइंट आपने मुझे प्रोवाइड किए हैं तो मैं पहले कार्टेशियन फॉर्म में निकाल लूंगा, बाद में वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, मैं क्वेश्चन लेता हूं। जैसे कहा है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through 2, 2, 1 माइनस का 3, 4, 2 और 6, 7, 0, 6। ये आपके 3 पॉइंट हैं और इन 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन चाहिए वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अगर मान लीजिए वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला मुझे नहीं याद है तो मैं क्या करूंगा, मैं तो सिर्फ इतना करूंगा कि 3 पॉइंट है, फॉर्मूला क्या कहता है x माइनस x1, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं x माइनस 2, y माइनस 2 और z प्लस 1। x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, माइनस है तो प्लस हो गया। अब x2 माइनस x1, 3 माइनस 2 यानी कि 1, 4 माइनस 2 यानी कि 2, 2 माइनस 1 यानी कि 3, 7 माइनस 2 यानी कि 5, 0 माइनस 2 यानी माइनस 2 और 6 माइनस 1 यानी कि 7। ये आपकी एक डिटर्मिनेंट बनेगी और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर जो प्लेन आएगा, मैं आपको ऐसे बता दूं, मैं कैलकुलेशन करने में टाइम जाएगा। प्लेन आएगा इसको सॉल्व करके 5x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल 17 आएगा। ठीक है, अब जो प्लेन आया है स्टूडेंट जरा नोटिस करिएगा, इस प्लेन में अगर मुझसे वेक्टर फॉर्म में ही चाहिए, क्योंकि आंसर उन्हें क्वेश्चन का रिजल्ट वेक्टर फॉर्म में चाहिए, तो r डॉट वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको आता है 2j माइनस 3k इक्वल 17। लीजिए प्लेन वेक्टर फॉर्म में आ गया। क्लियर है? लेकिन अब कुछ स्टूडेंट की डिजायर हो सकती है कि हमें तो प्रॉपरली स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में करना है या वेक्टर तरीके से करना है, तो कैसे करेंगे? सीख उसको भी लीजिए। ठीक है, करने को आप एग्जाम में भी ऐसे ही कर सकते हैं जैसे मैंने अभी किया, लेकिन अब प्रॉपरली अगर आपको उसी तरीके से करना है कि शुरुआत से मुझे वही मेथड सीखना है, वेक्टर स्टाइल में शुरुआत से ही करना है, तो कैसे करेंगे? आइए स्टूडेंट मैं बताता हूं। और पूरी एक्सरसाइज में यही चीज है। इसमें मान लीजिए प्लेन है,
प्लेन पर 3 पॉइंट लाई कर रहे हैं, ए, ठीक है, एक ए 2,2, -1, बी 3, 4, 2, सी 7, 0, 6, ठीक है। ये 3 पॉइंट प्लेन पर कहीं भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी 3 पॉइंट रख लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कहां रखे हैं। अच्छा, वेक्टर फॉर्म का तरीका क्या कहता है? वेक्टर फॉर्म का तरीका ये कहता है कि सबसे पहले आपको वेक्टर फॉर्म के लिए क्या जरूरत पड़ने वाली है? अगर मैं इसको तीनों को कंबाइन करूं तो एक एन की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म कहती है r.n इक्वल डी, ठीक है। या और मैं डिटेल में चलूं तो r-a.n इक्वल 0, ऐसे कह लीजिए। अब ए क्या है? पासिंग पॉइंट। पूरी चीज क्लियर करते हुए चलिए, अगर आप शुरुआत से पढ़ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको बिल्कुल भी, ठीक है। ए क्या होता है? पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट कोई भी। इसके लिए तो मेरे पास 3 ऑप्शन है, ए के लिए तो मेरे पास 3 ऑप्शन है, मैं इसको भी यूज कर सकता हूं, इसको भी, इसको भी, इसको भी, बिल्कुल सही बात है। ए बी सी तीनों ही पासिंग पॉइंट हैं, क्योंकि तीनों ही तो प्लेन पर आ रहे हैं। जब तीनों ही पॉइंट प्लेन पर आ रहे हैं तो वी हैव 3 चॉइसेस, ए बी सी कोई भी इस्तेमाल कर लूंगा। प्रॉब्लम किसकी है? परपेंडिकुलर वेक्टर। परपेंडिकुलर वेक्टर नहीं पता, अब याद करिए क्रॉस प्रोडक्ट। मैंने क्या कहा? प्लेन, आप इस यूनिट का लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, जरूरत पीछे की कुछ किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी, प्लेन। अब यूनिट वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, सॉरी, परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के लिए याद करिए क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या सिखाया गया था? जब दो वेक्टर को हम आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उनका रिजल्ट क्या होता है? एक परपेंडिकुलर वेक्टर शो कराता है। यानी कि अगर हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर सी जरूर ए और बी के कैसा होगा? परपेंडिकुलर। तो मैं यहां से क्या करूं कि पहले वेक्टर ए बी बना लूं, ध्यान दीजिए, और एक वेक्टर ए सी बना लूं, और दोनों वेक्टर का मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूं। अगर वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो क्या क्या आएगा? रिजल्ट जो आएगा ए बी और ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट, जो भी वेक्टर आएगा वो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा और वो हमारे लिए एन का काम करेगा। क्लियर है? तो आइए हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू, इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और इसी चीज को पकड़कर आगे चलेंगे। सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालना है। ए 2,2, -1 और बी है 3, 4, 2, ठीक है। ए बी वेक्टर बनाएंगे तो ए बी वेक्टर कैसे बनेगा? x2 - x1, 3 - 2, यानी कि i लिख लो या i लिख लो। 4 - 2, 2j, 2 - 1 यानी कि 3k, ये ए बी आ गया। ए सी वेक्टर बनाते हैं, ए सी, चलिए ए सी 7 - 2, 5i, 0 - 2, 2j, 6 - 1, 7k, ये आ गया आपका ए सी वेक्टर। बनाना तो आप जानते ही हैं 2 पॉइंट से कैसे वेक्टर बनता है। अब वेक्टर बन चुका है, अब हम इन दोनों वेक्टर का करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ए बी और ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट। ए बी i j k, ये आएगा 1, 2, 3, 5 - 2 और 7। इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो मैं बता दूं आपको ऐसे ही, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 20i + 8j - 12k, ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन को बचा लिया। 20i + 8j - 12k, अदरवाइज आप सॉल्व भी कर सकते हैं, 1 मिनट लगेगी, i के साथ, j के साथ और k के साथ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व करने के बाद ही आ गया। अब जो ये वेक्टर आया है n वेक्टर का काम करेगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो r.n इक्वल a.d होता है, सॉरी a.n होता है। तो r n के साथ, n की जगह 20i, 8j - 12k। a मैंने क्या बताया था? a पासिंग पॉइंट होता है, कोई भी चलेगा,
पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, आप चाहे बी ले लीजिए, चाहे ए ले लीजिए, चाहे सी ले लीजिए। कुछ बच्चों के दिमाग में ये चीज आ सकती है, क्या अलग अलग लेने से रिजल्ट पर फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ए मान लीजिए मैं ए ले रहा हूं, तो क्या आएगा? 2i प्लस 2j माइनस के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा 20i प्लस 8j माइनस के 12k का। ठीक है, आपस में डॉट प्रोडक्ट करेंगे और यहां से 4 कॉमन भी मिल रहा है, और 4 जब कॉमन लेंगे सामने इनका डॉट प्रोडक्ट आएगा 68, और r 4 कॉमन ले लीजिए यहां से 5i 2j माइनस 3k, और 4 का डिवाइड करेंगे 17। आप देख लीजिए वही वेक्टर इक्वेशन आ गई। अगर आप एक ही जगह पहला पॉइंट मैंने लिया है, अगर पहले की जगह दूसरा लेते ना 3i 4j और प्लस का 2k, तब भी डॉट प्रोडक्ट 68 ही आता। तीसरा लेते तब भी डॉट प्रोडक्ट 68 ही आता। तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल मत पालिएगा कि पहला पॉइंट लेना है कि दूसरा लेना। अरे भाई तीनों ही पासिंग पॉइंट हैं, प्लेन पर तो तीनों ही लाई कर रहे हैं, प्लेन तो तीनों पॉइंट से पास होकर जा रहा है, तो देन यू आर फ्री, कोई भी पॉइंट ले लीजिए। तो ये पूरी प्रोसेस प्लेन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में निकालते हैं शुरुआत से। मेरा सजेशन है कि आप इसमें मत उलझना, सीखना चाहते हो सीख लीजिए, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कभी जरूरत पड़े तो सबसे अच्छा मेथड वही है, तीनों पॉइंट को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लगाइए और इक्वेशन बना लीजिए कार्टेशियन फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कराया है तो आप वेक्टर फॉर्म में 1 मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, अब बात करते हैं 29.5 में कुछ और 1-2 क्वेश्चन, छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत आसानी से आपको वर्क कर पाएंगे। 29.5 की 1-2 क्वेश्चन और मैं कंसीडर करता हूं, देखता हूं इसमें कवर कराता हूं। ज्यादातर क्वेश्चन तो वही है, 3 पॉइंट दिए गए हैं, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सभी क्वेश्चन इसी थीम पर हैं कि आपको क्या करना है, 3 पॉइंट दिए गए हैं और वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन निकालनी है। अब एक क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू a, 0, 0, b, 0, b, 0, और तीसरा पॉइंट है c, 0, 0, c, रिड्यूस इन नॉर्मल फॉर्म, रिड्यूस इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, एक एक चीज समझते जाना। हमें तीनों पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन चाहिए, ठीक है, आ जाएगी। बाद में उसको इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में लाना है। इफ प्लेन इज एट ए डिस्टेंस ऑफ P from origin, free P from our origin, prove that 1/p square equal 1/a square plus 1/b square plus 1/c square। ठीक है, आइए करते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और डिस्टेंस फॉर्मूला से भी हो जाता है। मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा इस क्वेश्चन को करने के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक डिस्टेंस फॉर्मूला भी होता है, वैसे तो उस फॉर्मूले की ज़रूरत आगे होती है, लेकिन हम आपको यहीं पर बता देंगे दोनों तरीके से। देखिए, फिलहाल तो मैं इस क्वेश्चन को प्रॉपरली करता हूं जैसा कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले 3 पॉइंट दिए गए हैं, a, 0, 0, 0, b, 0, और तीसरा पॉइंट दिया गया है 0, 0, c। आप ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस पर वैल्यू है कुछ और y और z 0 है, फिर y एक्सिस पर b वैल्यू है, x और z 0 है, ये दोनों 0 है, z एक्सिस पर 0 है। आप इस चीज से क्या समझते हैं कि ये जो प्लेन है x एक्सिस को a पर कट कर रहा है, y एक्सिस को b पर कट कर रहा है और z एक्सिस को c पर। कंडीशन अगर मैं कहूं तो इस तरीके का प्लेन बनेगा, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप का प्लेन होगा, क्योंकि ए बी सी 3 पॉइंट से मिलकर तैयार हो रहा है। यहां पर a x एक्सिस का पॉइंट होगा a, 0, 0, इसका बनेगा 0, b, 0, इसका पॉइंट बन रहा है 0, 0, c।
यानी कि इस क्वेश्चन में मैं चाहूं तो ये इंटरसेप्ट कट कर रहा है ए बी सी, ए एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट, बी बाई एक्सिस का इंटरसेप्ट और सी जेड एक्सिस का इंटरसेप्ट। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, इक्वेशन ऑफ प्लेन एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल 1। ये कौन सी फॉर्म बन गई? इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने लगा दिया है, प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म पहचान लिया मैंने कि इंटरसेप्ट तरीका है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दी। ठीक है, अब इसे अगर मैं वेक्टर फॉर्म में बनाऊं तो आप जरा बताइए वेक्टर फॉर्म इसकी क्या बनेगी, ध्यान से देखकर। आर डॉट वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूं मैं अभी सिर्फ, इसकी वेक्टर फॉर्म क्या आएगी? आर डॉट 1 अपॉन ए आई 1 अपॉन बी जे 1 अपॉन सी के इक्वल 1। ये वेक्टर फॉर्म है। अब अगर नॉर्मल फॉर्म बनाए तो नॉर्मल फॉर्म क्या होगी? याद करिए नॉर्मल फॉर्म। अब बात आती है नॉर्मल फॉर्म की क्यों जरूरत पड़ रही है। देखिए पहली बात तो उन्होंने कहा है रिड्यूस करिए नॉर्मल फॉर्म में, तो हमें नॉर्मल फॉर्म में लेकर जाना पड़ेगा, और नहीं भी कहा होता तब भी हमें नॉर्मल फॉर्म में ले जाते, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो P है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कब आएगी? जब हम उसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, हर चीज दिमाग में रखिए। नॉर्मल फॉर्म में ये वेक्टर यूनिट वेक्टर होता है, अभी जो वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर नहीं है। यूनिट वेक्टर कैसे बनता है? उसी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दो तो वो यूनिट वेक्टर बन जाता है। अच्छा, तो आर ये वेक्टर 1 अपॉन ए आई 1 अपॉन बी जे 1 अपॉन सी के रहने दीजिए। अगर मैं इसी के मैग्नीट्यूड का डिवाइड करूं इसमें तो किसका डिवाइड होगा? 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल 1। बोलिए सही है। आप देख सकते हैं इस समय जो वेक्टर ये दिख रहा है ये वेक्टर आपका नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है, लेकिन डिवाइड मैंने कहा था जब भी डिवाइड आप मैग्नीट्यूड में करेंगे तो दोनों तरफ ही तो करेंगे तभी तो बैलेंस होगा, तो डिवाइड तो हमें इधर भी करना पड़ेगा। 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर और 1 अपॉन सी स्क्वायर। याद करिए आप नॉर्मल फॉर्म को, इधर डिवाइड किया तो डिवाइड तो उधर भी करना पड़ेगा, तो रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर 1 अपॉन सी स्क्वायर का डिवाइड मैंने इस साइड भी किया। ऐसा करने से ये जो वेक्टर आप देख रहे हैं ये वेक्टर बन गया यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर। अब जो ये डिस्टेंस आ गई ये वो डिस्टेंस है, कौन सी डिस्टेंस? ओरिजिन से प्लेन की डिस्टेंस। अब देखिए तो नॉर्मल फॉर्म तो यहां तक कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब ये जो साइड में प्रूव करने के लिए दिया वो कैसे प्रूव करेंगे उसको भी समझ लीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस P दी हुई है क्वेश्चन में, इफ द प्लेन इज एट ए डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन, और हमारे अकॉर्डिंग कितनी आई है? हमारे अकॉर्डिंग आई है रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल P। ठीक है, अगर मैं रेसिप्रोकल कर लूं, रेसिप्रोकल करेंगे इसका या क्रॉस मल्टीपल जैसे चाहे आप वैसे समझ लीजिए, 1 अपॉन पी इक्वल 1 अपॉन रूट ए 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर और 1 अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगा। समझ लीजिए मैंने दोनों साइड रेसिप्रोकल कर लिया। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं हम? सॉरी, रेसिप्रोकल करने से ये ऊपर जाएगा और ऐसे बन जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर और 1 अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, रेसिप्रोकल करने से इस तरीके की सिचुएशन आ जाएगी। अब आप इस रिजल्ट को देखिए और आप समझ जाएंगे सिर्फ हमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना है, और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते ही रिजल्ट आपका आ जाएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर और 1 अपॉन सी स्क्वायर। हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम दोबारा कराएंगे आपको डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से। एक पॉइंट और प्लेन की डिस्टेंस के बीच एक फॉर्मूला होता है, जैसे आपने लाइन और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर कोई लाइन दी हुई है ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल 0 और पॉइंट दिया है x1 बाई 1, तो लाइन का फॉर्मूला क्या था? ए x1 बी बाई 1 प्लस c1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये डिस्टेंस निकल कर आती थी
प्लस सी, ये डिस्टेंस निकल के आती थी एक लाइन और पॉइंट के बीच में। ऐसे ही लाइन और प्लेन के बीच में एक डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, आगे डिस्कस किया जाएगा आगने वाली एक्सरसाइजेज में। तब मैं इसी सेम क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से भी करके आपको दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आप नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करके करें, आप वैसे भी कर सकते हैं। तो टाइम टू टाइम आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो फिलहाल के लिए 29.5 को फोकस करिए कि एक्सरसाइज 29.5 आज आपको सॉल्व करनी है। दैट्स ऑल। 29.5 की अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझ तक पहुंचाइए, वैसे प्रॉब्लम नहीं आएगी, छोटी सी एक्सरसाइज है। थैंक यू।